गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, आप सभी G20 के बारे में तो जानते ही हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी एंड साथ ही साथ जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, कल उनकी भी मुलाकात हुई। अब देखो, मुलाकात के बीच में डिस्कस तो बहुत कुछ हुआ, पर ऐसा नहीं कह सकते कुछ खास कुछ नया डिस्कस हुआ। एक्चुअल में आप जानते हो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो यूएस की विजिट के ऊपर थोड़े टाइम पहले गए थे, ठीक है ना? उस टाइम के ऊपर उन्होंने कुछ बात करी थी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैक्ट साइन किए थे, स्पेशली डिफेंस की फील्ड के अंदर। जेट इंजन के रिगार्डिंग थी, जो टेक्नोलॉजी उसके रिगार्डिंग थी। ड्रोन्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसी के रिगार्डिंग में इनकी प्रोग्रेस डिस्कस करी गई एंड बताया गया कि अब वो काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड आने वाले टाइम के अंदर वो सारे जो चीज़ें हमने डिस्कस करके आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको फुलफिल किया जा रहा है। साथ में टेक्नोलॉजी के अंदर भी सेमीकंडक्टर्स हो गया चाहे, ठीक है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है ना? ये सारी चीज़ों को एक बूस्ट मिल रहा है। रिसर्च के रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड के अंदर भी, ठीक है, स्पेस के सेक्टर के अंदर भी हमने ये सारे काम किया है। तो पॉइंट वही है कि जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर सारी वो बातें करी गई हैं। साथ में एक हमारा डब्ल्यूटीओ के अंदर डिस्प्यूट्स हमारे चल रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उन्होंने भी जो हमारा आखिरी डिस्प्यूट था, वो भी सेटल हो चुका है। तो अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी यहाँ पे हमें अच्छे संबंध देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो डेफिनेटली ये सारे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे, राइट? इनफैक्ट ना, मैं आपको ये बात बताऊं, जो हमने प्रधानमंत्री जी हमारे जो गए थे, ठीक है ना, तो 2 महीने पहले जब वो गए थे, तब उसके रिगार्डिंग ना हमारी मतलब मैंने ही वीडियो बनाया था एक, तो आप इसको देख सकते हो। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया, यूएस ड्रोन्स की बात हो गया, या फिर जो आईसेट होता है ना, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, बाकी और जो भी डिस्कशन जेट इंजन के रिगार्डिंग हो गया, वो सारा होलिस्टिक डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है ना? तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि प्रधानमंत्री जी और अभी जो बाइडेन की मीटिंग हुई है उसके रिगार्डिंग क्या क्या बात हुई। आप बस इस वीडियो को सर्च करना, आई एम श्योर आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, डेट है आज की 9 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, कुछ स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी कि सर प्लेसेस इन न्यूज़ अगर थोड़ा होलिस्टिक मिल जाता, तो डेफिनेटली देखो, कल ही टीम के द्वारा ना अगस्त 2023 की कंप्लीट प्लेसेस इन न्यूज़ की वीडियो अपलोड हुई है। तो अगर जिसको भी प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। कल शाम ही ये वीडियो अपलोड करी गई है, राइट? आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते थोड़े ईईएफ के बारे में। सर, ईईएफ क्या है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब इसका क्या मतलब है? देखो, पहले ना मैं आपको थोड़ा ना रशिया के मैप की तरफ लेके चलता हूँ। ये है रशिया का मैप, ठीक है ना? अब आप जानते हो कि रशिया अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है? अब आपको डायरेक्शंस का भी पता है, जैसे ये वाले डायरेक्शन को बोलते हैं ईस्ट, ठीक है ना? तो रशिया का अगर इतना बड़ा है, तो ये जो रेड में कलर्ड है ना, इस वाले एरिया को पता क्या बोल दिया हमने? इसको बोल दिया हमने फार ईस्ट रीजन। तो रशिया का ये कौन सा रीजन है? रशिया का रीजन है ये फार ईस्ट रीजन। और ये ना रीजन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप नोटिस करो, रशिया की जितनी भी टेरिटरी है ना, उसका 1/3 जो हिस्सा है, वो कहाँ पे आता है? रशिया के फार ईस्ट के अंदर। साथ में ही यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हमें नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। सर, किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज? जैसे यहाँ पे आपको फिशेस देखने को मिलती हैं, आपको ऑयल हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गया, ठीक है ना, और भी डायमंड्स, अदर इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो सर, अच्छी बात है, पर दिक्कत पता क्या है? यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते ही नहीं, ठीक है ना, बहुत ही छोटी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। अब रशिया पता क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि ये वाला जो एरिया है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया की जीडीपी के अंदर 5% कंट्रीब्यूट भी करता है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। इतना सब कुछ है यहाँ पर कहीं न कहीं लोगों की कमी की वजह से, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। अब इसी वजह से ना, इस चीज़ को अचीव करने के लिए रशिया क्या करता है? ईईएफ को यहाँ पे करा जाता है। ईईएफ क्या? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ताकि ये वाला रूट है ना, कहीं न कहीं इसको हम डेवलप कर पाएँ, इस रीजन को डेवलप कर पाएँ और रशिया और जो एशिया है, उसके बीच में ट्रेडिंग रूट्स भी हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो इंडिया का भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस बार का जो ईईएफ होगा ना, वो 10 से 13 सितंबर के बीच में रखा जाएगा। कहाँ पे? व्लादिवोस्टॉक जो सिटी है वहाँ पर, ठीक है? मैं थोड़ी आपको व्लादिवोस्टॉक भी दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका रशिया का जो व्लादिवोस्टॉक, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 के अंदर, ठीक है? ताकि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ पाएँ, ठीक है? बाकी चीज़ें तो मैंने आपको समझा ही दी हैं। लोकेशन भी आपने समझ ली कि एक तरह से गेटवे इनटू एशिया यहाँ पे माना जाता है। 2019 में ना हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पे। उस टाइम के ऊपर इंडिया ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे ऑफर करी थी, ताकि इस एरिया के अंदर हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ, ठीक है? एक ना यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है, वो है यहाँ पे रूट की। ये हमारा रहा क्या? यहाँ पर है हमारा चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये रहा हमारा चेन्नई यहाँ पे, ठीक है ना? और यहाँ पर है हमारा व्लादिवोस्टॉक, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक तरह से हम यहाँ पे कनेक्ट इनको करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप नोटिस करोगे ना, एग्जिस्टिंग रूट पता है क्या है इंडिया और यूएस रशिया के बीच में? ये वाला जो रूट एग्जिस्टिंग, ठीक है, मैं इसको, ये देखो ये वाला रूट ऐसे जाते हैं हम लोग। अब ये जो रूट है अपने आप में बहुत लंबा है, टोटल 8675 यहाँ पे नॉटिकल माइल्स का है। लगभग यहाँ से जाने में ना 32 दिनों का लगभग समय लग जाता है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा इसका रूट है वो क्या है? वो है कि हम जाएं चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक, ये जो दूसरे वाले रूट के थ्रू, ये देखो ये वाले रूट के थ्रू, इस रूट के अंदर जाएंगे तो हमारा पहले तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, 5,600 किलोमीटर के आसपास, नॉटिकल माइल्स के आसपास रह जाएगा। साथ ही साथ जो 32 दिन लगते थे ना, वो अब लगेंगे कितने? लगभग 12 दिन। और साथ साथ इसमें कॉस्ट भी 30% की कमी आएगी। तो ये जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम रूट है ना, इसका भी आपको पता होना चाहिए। अब नोटिस करो यहाँ पर हम कहाँ से किसके थ्रू जा रहे हैं? यहाँ पर बीच में रास्ते में आपका मलक्का स्टेट आएगा, राइट? मलक्का स्टेट के साथ साथ आपका जो कंट्रोवर्शियल है साउथ चाइना सी, वो भी रास्ते में आता है, एंड सी ऑफ जापान। यहाँ पे हमें ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग रूट भी मैंने आपको बता दिया, और जो प्रपोज रूट है जो कि वर्क किया जा रहा है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ESZ, जो क्या है? इको सेंसिटिव जोन। अब सर ये क्या चीज़ होती है? देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो, जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब प्रोटेक्टेड एरियाज हैं किसी भी तरह का, ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि इसके जस्ट बाहर ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी हो रही हो, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो अर्बनाइजेशन हो रही है, या एक किसी भी और तरह की कुछ भी डेवलपमेंट हमारी एक्टिविटी चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे इन प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, राइट? एंड साथ में अगर आप नोटिस करो, हमारे जो आजकल बात करते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, जहाँ पर ना हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। कि मतलब कई बार होता है ना कि शेर एक एरिया में आ गया, कॉलोनी में आ गया, ये इस तरह के हमें मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फॉरेस्ट डिप्लीशन हो गया, इनको कहीं ना कहीं हमें हमें कम करना है। तो आपको नहीं लगता कि जो प्रोटेक्टेड एरिया और जो बाहर के लोग हैं, इनके बीच में क्या होना चाहिए? एक तरह का कुछ एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करे, ठीक है ना? तो एक्चुअल में होता है क्या है ना, उसी को ESZ बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन। ये वर्क करते हैं आपकी कोर और बफर जोन के अंदर, कि कुछ चीज़ें आपकी अलाउड होंगी, कुछ बाहर वाले एरियाज के अंदर कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। मैं थोड़ा सा आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ये वाले जो इको सेंसिटिव जोन होंगे, ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी जो इको सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज आपकी प्रोहिबिटेड होती हैं, कुछ रेगुलेटेड होती हैं, कुछ परमिट होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनके आसपास जैसे आप कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, आप मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं लगा सकते, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रोहिबिटेड है वहाँ पे। रेगुलेटेड क्या होता है कि हाँ, आप होटल्स हो गया, रिजॉर्ट्स हो गया, ये रेगुलेटेड मैनर के अंदर होते हैं, कि इनको ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, पर ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से अलाउड है। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर इनको प्रॉपर रेगुलेट किया जाता है। परमिट क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, ये सब चीज़ें परमिटेड है, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या था? अभी मुद्दा ये था कि जो रीजनल कमिश्नर है ना मैसूर के, उनको बोला गया था कि ये जो बांदीपुर हमारा इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है ना, आप उनको क्लियर करवाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉ को वायलेट कर रही हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, इको सेंसिटिव जोन को एस्टेब्लिश किया गया है एक एक्ट के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब उसी EPA के अंदर ही यहाँ पे इनको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि एक बफर बनाया जा पाए। मैंने बताया था ना, बफर और कोर वाला एरिया, कोर वाला एरिया तो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड होगा, उसके अलावा एक बफर जोन बनेगा, जहाँ पर आपके ना जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके आसपास जो बफर जोन होगा, वहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोटेक्टेड होंगी, मतलब परमिटेड होंगी, कुछ रेगुलेटेड होंगी होंगी एंड कुछ यहाँ पर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होंगी, ताकि एक तरह से इंश्योर किया जा पाए कि ह्यूमन इम्पैक्ट का मिनिमम इम्पैक्ट आए हमारे जो वाइल्ड लाइफ हो गया, हमारा इकोलॉजी हो गया, उसके ऊपर। थोड़ा सा बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग में जो कर्नाटका वगैरह विजिट कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने इसको गो थ्रू किया भी होगा, राइट? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा 1973-74 के अंदर आया, उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो ये है यहाँ पे, और ये आप नोटिस करो, ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है ना। यहाँ पे ट्राई जंक्शन के ऊपर यहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप और भी देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका बांदीपुर टाइगर नेशनल रिजर्व, ठीक है ना। उस इसके नदर्न साइड के अंदर, रेदर आई शुड से नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको नागरहोल टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सदर्न साइड के अंदर आपको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड साथ ही साथ मुद्दुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने इन सभी के बारे में पढ़ लिया।
राइट। सारे मिलके एक तरह से नीलगिरी बायो रिजर्व का ही एक तरह से पार्ट है। रिवर्स कौन सी होती है, यहाँ पर काबनी रिवर नॉर्थ में देखने को मिल जाएगी, मोया रिवर साउथ में, एंड नुगु रिवर होती है वो भी रिजर्व के थ्रू यहाँ पे फ्लो करती है। पीक्स की बात करें तो हिमवद गोपाल स्वामी बेटा, ये पीक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, लोकेशन भी हम यहाँ पे इसकी सारी समझ ली है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक। तो अभी पता क्या हुआ है, जो आरबीआई के द्वारा ना उन्होंने फिनटेक जो एंटिटीज हैं उनको क्या बोला है, उनको बोला है कि आप यहाँ पर एक तरह की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये SRO या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आखिर होती क्या है। देखो एक्चुअली में आप नोटिस करो, जब हम बात करते हैं ना, पहले तो फिनटेक समझो। फिनटेक यही है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करके आप फाइनेंस को आसान बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज यूज करते हो, जैसे आप गूगल पे यूज करते हो, आप फोन पे यूज करते हो। इसी तरह से लेट से आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहां पर भी आप लेट से जीरोदा, ठीक है ना, पेटीएम मनी, इस तरह की एप्स आप यूज करते हो। ये सारी चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का एक तरह से मिश्रण है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। आप लोन वगैरह लेते हो, आप क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट्स लेते हो, तो सारा चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पर पता क्या हुआ, आरबीआई ने एक बार नोटिस किया कि यार ये जो फिनटेक वाले प्लेयर्स हैं काफी सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई बार जो लोग लोन ले रहे हैं उनको हरास किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्टेड बड़े हाई चार्ज किए जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आया था हमारे सामने कि चाइना बेस्ड एक इलीगल इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन ने 903 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड कर दिया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर ना इनको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने बोला है कि आप एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। पहली बात तो ध्यान रखो, ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंटल नहीं है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरह से रूल्स बनाएगी, ठीक है ना, इस एंटिटीज के कंडक्ट के लिए कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से चीजें होंगी। तो इसका काम क्या होगा सर, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम देखो वही है कि हमारे जो कस्टमर है ना उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करो, उनको यहाँ पे एक्सप्लॉइट मत करो। आप एथिक्स लेके आओ अपने काम के अंदर। साथ साथ ये रूल्स वगैरह बनाएगी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो रिकॉग्निशन होगी वो कौन देगा, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली मान लो ना कोई एंटिटी है, वो चाहती है अपने आप को एज एन रिकॉग्नाइज होना एज एन SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आरबीआई के पास अप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर आरबीआई को लगता है कि हाँ ये एंटिटी सूटेबल है, तो आरबीआई एक LOR इशू करेगा। LOR का होता है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। आरबीआई उसको रिकॉग्नाइज कर देगा कि हाँ आप एक SRO यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज वर्क करेगी। काम क्या होंगे, देखो काम तो अब समझ ही गए होंगे एक तरह से आप, कि कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे लेके आना है। बेसिकली पॉइंट ये है कि हमारा जो कस्टमर है ना उसको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना हो, दैट इज द मेन उद्देश्य, ठीक है ना। और वो उद्देश्य आपका मीट हो जाएगा तो उसी चीज के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने ये बात भी बोली कि जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, डेटा प्रिवेसी हो गया, मार्केट इंटीग्रिटी हो गया, इन सभी इश्यूज को यहाँ पे मैनेज करना होगा। और ये काम कौन कर सकता है, SRO आपका सेल्फ रेगुलेटरी और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसको कर सकती है। कंज्यूमर का भी फायदा होगा, इन्वेस्टर्स का भी फायदा होगा, रेगुलेटर्स भी अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे। तो SRO सबके बीच में ना एक तरह से एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, ठीक है ना, वॉच डॉग की तरह काम करेगा, लिंक बन जाएगा बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे। और ये अगर हम कंप्लीटली एक तरह की सेल्फ रेगुलेटरी ना बना के एक अलग एंटिटी बनाते हैं तो वहां पे वो सेटअप पूरा फॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर फॉर्म सेटअप जो है वो कम फॉर्मल है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ CICRR, ठीक है ना। एक्चुअल में ना आप लोग CRR के बारे में जानते होंगे। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, हमने इकोनॉमी के अंदर बहुत बार पढ़ रखा है। बेसिकली ये क्या होता है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो वो पैसा होता है जो आपको अलग से रखना पड़ता है। जैसे मान लो ना अगर 4.5% है तो क्या होगा, जो NDTL का 4.5% बैंक क्या करते हैं, बैंक अलग रख लेते हैं किसके पास में, आरबीआई के पास, ठीक है ना। वो पैसा वो लेंड नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और किस फॉर्म में रखना होता है, ये आपको कैश की फॉर्म में रखना होता है, आप बाकी और चीज़ों की फॉर्म में नहीं रख सकते। और जब ये कैश की फॉर्म में आप रखते हो तो क्या यहाँ पर आपको कुछ पैसा कमाते हो, क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर, द आंसर इज नो, नहीं मिलता, ठीक है ना। आपको CRR SLR ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो देखो ये CRR तो चलो हमें पता है, ये ICRR भी ना हमने डिस्कस किया हुआ है। एक्चुअल में हुआ पता क्या था, जब पिछले टाइम के अंदर आप नोटिस करना, जब हमारी गवर्नमेंट ने यार लेट से आरबीआई ने बोला था ना कि 2000 के नोट्स अब कहीं ना कहीं सर्कुलेशन से हम बंद कर रहे हैं, तो जब क्या हुआ, तब बहुत सारे लोग कहाँ गए, बहुत सारे लोग गए बैंकों के पास कि 2000 के नोट हम जमा करा देते हैं। अब आप खुद देखो, जब इतने सारे लोग आए बैंक के पास 2000 रुपए के नोट जमा कराने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारा पैसा हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ गया,
ठीक है, उससे कहीं ना कहीं क्या बढ़ गया ना, लिक्विडिटी हमारे यहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि पैसे इतने सारे आ गए। तो उस सरप्लस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए ना इंक्रीमेंटल सीआरआर को यहाँ पे लेकर आए गए थे। तो वहां पर जितना भी पैसा 2000 के नोट की वजह से आया था, उसको कहीं ना कहीं उसकी एक्सेस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आईसीआरआर को यहाँ पे लेकर आया गया था। मैंने तब भी आपको बताया था कि ये आरबीआई ने बोला है कि एक टेम्परेरी कदम है, ठीक है ना, आने वाले टाइम के अंदर इसको रिव्यू किया जाएगा। और अब जब इसको रिव्यू कर दिया गया है तो बोला गया है कि अब हम इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, आईसीआरआर अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो मीनिंग बस आपको पता होना चाहिए था इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो का, एंड वो हम अच्छे से समझ भी गए हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, दैट इज सियांग रिवर बैराज। ये क्या मुद्दा है सर यहाँ पे? देखो एक्चुअल में ना पहली बात तो ये समझो कि आखिर ये बैराज क्या होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन रहती है कि सर बैराज और डैम क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। देखो, एक जो आप डैम होता है, ठीक है, तो डैम को जनरली आप क्यों बनाते हो? डैम को आप बनाते हो ताकि उसमें वाटर स्टोर कर पाओ, ठीक है ना, और बड़े लेवल के ऊपर जो अपना पानी होता है उसको आप थोड़ा रेगुलेट कर पाओ। राइट, जो बैराज होता है ना वो भी एक तरह का डैम है, पर इसका काम एक्चुअल में होता है कि जो पानी का फ्लो है ना उसको आप कंट्रोल करना है। पर मेजरली क्या होता है कि आप पानी को ना डाइवर्ट कर पाओ। मान लो कहीं ना कहीं पानी इधर से, मतलब नदी का पानी कुछ ऐसे आ रहा था, आप कहते हैं नहीं यार, ये पानी का जो फ्लो है ना हमें इधर को करना है, तो वहां पर आप बैराज बनाओगे। तो बैराज का काम ना एक्चुअल में वाटर फ्लो को यहाँ पे डाइवर्ट करना होता है कि किसी और डायरेक्शन में हम उसको डाइवर्ट कर पाए। डैम्स के थ्रू तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो बैराज एक तरह का डैम है, पर काम उसका क्या होता है, पानी को यहाँ पे डाइवर्ट करना। अब एक्चुअल में क्या है ना, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले तो ये मैप की तरफ देखो, यहाँ पर ना ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसको यहाँ पे चाइना के अंदर यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि चाइना के द्वारा भी डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं इसके ऊपर, जो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर है या यारलुंग सांगपो रिवर है जो तिब्बत के अंदर आपको देखने को मिली है। तो इस डैम्स की वजह से इंडिया को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो इंडिया पता क्या कोशिश कर रहा है? इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये जो बाद में जाके ये ब्रह्मपुत्र जैसे ये सियांग रिवर बनी इंडिया में अंदर आके, इस सियांग रिवर के ऊपर ना हम यहाँ पर क्या बनाए, एक बैराज बनाए, ठीक है ना। ये बैराज बनाने में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, वहाँ के लोकल लोगों की तरफ से भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है ना, उन्होंने वहाँ के लोगों को कन्विंस करने का काम किया, स्टार्ट किए कि यहाँ पे बैराज बनाना आखिर क्यों जरूरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए सियांग रिवर बैराज के बारे में। तो इस तरह से सियांग को दिहांग भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जाते ये असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है, जहां पर ये लोहित रिवर को ज्वाइन करती है, एंड अकॉर्डिंगली क्या बन जाती है, ब्रह्मपुत्रा। तो ये सारा आपको इसकी ना मूवमेंट पता होनी चाहिए कि इस तरह से ये नॉर्थ साउथ के अंदर फ्लो करती हुई अरुणाचल प्रदेश असम के अंदर मूव करती करती लोहित के साथ ज्वाइन करके ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर बन जाती है, ठीक है ना। तो इंडिया भी कोशिश यही है कि जो चाइना के प्लान्स हैं कहीं ना कहीं उसको हम टैकल कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला एक टॉपिक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, दैट इज पोयला बैशाख। देखो पोयला कह लो, पहला कह लो, ठीक है, इस तरह से। एक्चुअल में क्या है ना, अभी वेस्ट बंगाल की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जहां पर पहले बैशाख को बेसिकली जो बंगाल का नया साल होता है उसको स्टेट डे सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया है। एक्चुअल में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं ना, पहली बात तो आप बैशाख के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। जब जैसे 13 अप्रैल हो गया उसके आसपास हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, 14 अप्रैल कह लो, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल हो गया और 15 अप्रैल, ये क्या होता है, ये पहला दिन होता है। राइट, तो साल का पहला दिन बंगाली जो कैलेंडर है उसके अंदर साल का पहला दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इवन ना जो बांग्लादेश का अगर आप ऑफिशियल कैलेंडर देखोगे, तो बांग्लादेश के ऑफिशियल कैलेंडर के अंदर ना जो पहला दिन होता है वो पहला बैशाख ही होता है। तो इंडिया में भी अगर आप नोटिस करो, जहां जहां बंगाली लोग देखने को मिलते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात कर लो, चाहे आप त्रिपुरा की बात कर लो, इवन असम, झारखंड, इन अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी इस पर्टिकुलर डे को बहुत ही अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया जाता है। तो बंगाली न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना या नव वर्ष करना, ये सारे क्या है, पौला बैशाख के ही दूसरे नाम है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। राइट, आज का जो डिस्कशन था उसके बेस के ऊपर कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। उसी तरह से मैं आपको होमवर्क ना दे रहा हूँ, दैट इज रिगार्डिंग रूल 267 एंड रूल 176। देखो एक्चुअल में ना इनको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, बस आप रिवीजन कर लो 267 की और रूल 176 और राज्यसभा की। यही मेरा उद्देश्य है, तो कोशिश करना इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करने की, ठीक है। इसके साथ में अगर जो कल वाला डिस्कशन था उसकी तरफ अगर हम चले, तो लखपति दीदी एक इनिशिएटिव था, ठीक है ना। जब हम इसको डिस्कस किया था, तो लखपति दीदी क्या है, लखपति दीदी के अंदर क्या था, 2 करोड़ महिलाओं को यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग देने की बात है। तो ये बात अपने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा भी था कि इनकी इनकम हम चाहते हैं कि मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपया सालाना तो अक्सर मतलब हो ही जाए।
उसी तरह से दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है? द आंसर इज ये अपने आप में गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री थी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसी तरह से अगर मैं आसियान की बात करता हूँ, देखो आसियान में तो चाइना तो था ही नहीं, तो अपने आप में वैसे ही गलत हो गया। जैपनीज एनसेफेलाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हाँ क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू, बाइट के थ्रू यहाँ पे ये फैलता है। उसी तरह से मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था जेई के बारे में ही। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इजिप्टी मॉस्किटो के बाइट से ये फैलता है। नहीं, अभी देखा ना, क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट की तरफ से फैलता है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है जेई वायरस उसी वायरस को बिलोंग करता है जिससे हमें डेंगू फीवर होता है, तो ये बात अपने आप में क्या है? ये बात सही है। सेकंड आपका ठीक हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस आपका वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल करेक्ट है। हमने ना फ्लेवी वायरस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था, येलो फीवर हो गया, उसके बाद ये सेकंड फ्लाई वायरस हमें देखने को मिलता है जो वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया का जो यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंडर भी कवर्ड है, तो ये बात भी करेक्ट है। तो कितने करेक्ट हुए यहाँ पे? 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसी तरह से अगर हम बात करें ना काउंटर वेलिंग ड्यूटी की, तो ये मैंने आपसे कल पूछा था। तो पहला कह रहा है कि ये वो टैरिफ होते हैं जो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि कुछ जो सब्सिडीज वहां पे ऊपर दी गई हैं उनको हम यहाँ पे मैनेज कर पाएं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखो जैसे मान लो चाइना की अगर हम बात करें, चाइना ने पता क्या किया? लेट से वहां पे जो कोई प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोग, उनको ना कुछ तरह की क्या दे दी? उनको दे दी कुछ तरह की सब्सिडीज। अब अगर ऐसा हो गया, उनको कुछ तरह की सब्सिडीज उनकी सरकार ने यहाँ प्रोवाइड कर दी, तो उनके प्रोडक्ट का दाम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का दाम सर कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट का दाम कम हो गया तो दूसरे कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स और इस कंट्री के प्रोड्यूसर्स, क्या उनके बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी या नहीं रहेगी? द आंसर इज नो, नहीं रहेगी। कैसे रह पाएगी, है ना? तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये कम दाम के ऊपर बेच पा रहे हैं, ये जो दूसरी कंट्री के लोग हैं इनको महंगे दाम के ऊपर बेचना पड़ेगा। तो ये दूसरी कंट्री वाले जो प्रोड्यूसर हैं ये अपनी सरकार को बोलेंगे ना यार कि ये चाइना वाले तो इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि चाइना की सरकार सब्सिडी दे रही है। तो जब ये चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे या दूसरी कंट्री में आएंगे, तो इंडिया वाले क्या लगा देंगे इसके ऊपर? काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे, ताकि कहीं ना जो सब्सिडीज दी जा रही हैं उनको हम काउंटर कर पाए। तो इसका बोलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, इसलिए बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोल रहा है डब्ल्यूटीओ इसको परमिट करता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।